दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बताऊंगा, यानी कि द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। लगभग 8 प्रदेश ये होने वाले हैं। हमें ये देखना है कि यहाँ पे उद्योगों का विकास कैसे हुआ, किन कारकों से हुआ, उसको हमें समझना है ताकि हम अपना उत्तर बना सकें। तो आप ये वीडियो देखिए, मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, भारत के औद्योगिक प्रदेशों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक औद्योगिक प्रदेश होता क्या है। देखिए, औद्योगिक प्रदेश वो क्षेत्र होता है जहां बहुत से उद्योग स्थापित किए जाते हैं और वो उद्योग लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब किसी भी उद्योग की जो स्थापना है वो उसके वातावरण पर डिपेंड करती है कि उसके वातावरण में उसको पर्याप्त परिवहन मिल रहा है कि नहीं, श्रम मिल रहा है कि नहीं, बाजार मिल रहा है कि नहीं, ऊर्जा, कच्चा माल, इन सब की आपूर्ति हो रही है कि नहीं। जिस जगह पे इन सभी चीज़ों की आपूर्ति होती है वहीं पे उद्योग स्थापित किया जाता है और उसी को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। अब अगर भारत की बात की जाए तो यूं तो क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पूरे भारत के अंदर सिर्फ 8 ही औद्योगिक प्रदेश हैं। जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं वो सिर्फ 8 ही हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे भारत के अंदर श्रम, बाजार, कच्चा माल, ऊर्जा आपूर्ति बहुत ही असमान है। उदाहरण के तौर पे अगर आप वेस्ट में इधर महाराष्ट्र की तरफ आओगे तो यहाँ पे कच्चा माल अच्छा मिल जाएगा, तो यहाँ पे उद्योग बन सकता है। लेकिन वहीं आप उत्तराखंड की तरफ जाओगे, थोड़ा कश्मीर की तरफ जाओगे, तो वहाँ आसानी से पूरा कच्चा माल नहीं मिलेगा। इस वजह से वहाँ पे उद्योग लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। और यही कारण है कि भारत के चुनिंदा ऐसे क्षेत्र हैं, लगभग 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो औद्योगिक प्रदेश बन सके, जिन्होंने उद्योग के अंदर काफ़ी तरक्की की। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से प्रदेश हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के बारे में। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश पूरे मुंबई और पुणे के अंदर फैला हुआ है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। इसकी जो स्थापना है लगभग औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी। इसका कारण ये था कि इस क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र अगर आप देखोगे, महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पे कच्चे माल के रूप में कपास की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है और यही कारण है कि इस कपास से सूती वस्त्र उद्योग आसानी से चल सकते हैं। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखो तो मुंबई और पुणे के अंदर आपको परिवहन की व्यवस्था बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे श्रम यानी कि लेबर बहुत सस्ता है, अच्छी खासी मजदूर मिल जाएंगे आपको कम पैसे के अंदर काम करने वाले, और इसी वजह से आपका मुनाफा बहुत ज़्यादा बचता है। और यही कारण था कि यूरोप के साथ जो व्यापार यहाँ से शुरू हुआ था सूती कपड़े का, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा फला फूला। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी नहरों का विकास किया गया था, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ पे एक नहर बनाई गई थी जिसका नाम था स्वेज नहर। उसके बनने के बाद से ही जो जल परिवहन है वो भी सुगम हो गया था और साथ ही पश्चिमी घाट के अंदर जल विद्युत बनना शुरू हो गई थी। इस बात को ध्यान से समझो कि जल विद्युत अगर बनना शुरू हो जाए तो जो बची कुची ऊर्जा आपूर्ति है वो आसानी से पूरी हो जाए, और ऊर्जा आपूर्ति हो गई तो आप मशीनें लगा सकते हो, और मशीनीकरण हुआ तो व्यापार बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये सारे फैक्टर जो थे वो इस मुंबई पुणे क्षेत्र के अंदर थे और इसी वजह से इसने विकास किया। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि जो मुंबई हाई क्षेत्र है, जो यहाँ पे आपको मुंबई हाई क्षेत्र दिख रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम की खोज हुई थी। पेट्रोलियम की खोज के कारण यहाँ पे पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और उर्वरक जैसे उद्योगों का भी विकास हुआ था। इस बात को ध्यान से समझो कि जो पेट्रोलियम है वो गैस के लिए काम आएगा, पेट्रो रसायन में काम आएगा, प्लास्टिक उद्योग में काम आएगा, उर्वरक इजी से बन सकते हैं क्योंकि केमिकल उद्योग है, आपको पता है, तो इजीली उसका भी विकास हो पाया। तो मुंबई हाई पेट्रो रसायन उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा औद्योगिक प्रदेश है ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक और शोलापुर ज़िलों तक आसानी से फैला हुआ है। इसके अलावा रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव, इन ज़िलों के अंदर भी इसका कार्य बहुत ज़्यादा चलता है। तो सिर्फ मुंबई और पुणे मत समझ के चलना, काफ़ी आगे तक ये विस्तृत है। तो सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, उर्वरक उद्योग, ये सभी का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के अंदर है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर ये मौजूद है और ये प्रदेश जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और जो कोलकाता हावड़ा क्षेत्र है वो इसका केंद्र है। इस बात को ध्यान से समझो कि जो पूरी हुगली नदी बहती है, जिसके बारे में मैंने आपको भी हाल ही में बताया था, उसके किनारे में ये बसा हुआ है और कोलकाता हावड़ा क्षेत्र जो है वो इसका केंद्र है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा 100 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ एरिया है जो बंसबेरिया से शुरू होकर बिड़ला नगर तक फैलता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हल्दिया, सेरामपुर, रिशरा, शिवपुर, नेहाटी, गुरिया, श्यामनगर, टीटागढ़,
सौदेपुर, बजबज, त्रिवेणी, हुगली और बेल्लूर जैसे क्षेत्र आते हैं। तो समझ लो कि 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर काफी सारे क्षेत्र हैं जो इसके अंदर मिले हुए हैं। अब अगर कोलकाता हुगली क्षेत्र के उद्योगों की बात की जाए तो यहाँ पे जूट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, कागज, इंजीनियरिंग, विद्युत, रसायन, दवा, उर्वरक और पेट्रो रसायन उद्योग भी मौजूद है। अब ऐसा कैसे? तो देखो, ये जो पूरा क्षेत्र है इसके फायदे बहुत हैं। अगर आप इसके पूर्व में देखोगे तो पूर्वी बंगाल से इसको जूट मिल जाता है कच्चे माल के रूप में, छोटा नागपुर से लोह अयस्क मिल जाता है, दामोदर घाटी से कोयला और बाकी चीज़ों की आपूर्ति हो जाती है, बिहार, उत्तर प्रदेश और घने क्षेत्रों से इसको सस्ते श्रम मिल जाते हैं। मतलब बिहार से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पे काम करने आते हैं, तो वो सस्ता लेबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास श्रम भी है, कच्चा माल भी है। इसके अलावा हुगली नदी की वजह से आप जल परिवहन भी कर सकते हो, सस्ता जल परिवहन। औद्योगिक जल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी हुगली नदी से हो जाती है, मतलब पानी भी वहीं से ले लेते हैं। कोलकाता जो है वो पहले राजधानी हुआ करता था औपनिवेशिक काल के अंदर, इस वजह से लोगों का ध्यान इसके ऊपर पड़ा, तो यहाँ पे व्यापार की संभावनाएं बढ़ी। इसके अलावा इस जगह को दूर दूर के क्षेत्रों तक जोड़ा गया है, मतलब अलग अलग नेशनल हाईवे बनाए गए, फ्लाइट्स का सारा इंतजाम किया गया था और जल परिवहन का इंतजाम किया गया था। इस वजह से औपनिवेशिक काल में कोलकाता हुगली क्षेत्र का बहुत विकास हुआ और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जगह मिल गई, और यही कारण था कि कोलकाता हुगली क्षेत्र एक कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश बन पाया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ये एक औद्योगिक प्रदेश कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर फायदे बहुत सारे हैं। इसके बाद आता है बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। जी हाँ, ये आपको कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत आपको तमिलनाडु क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि चेन्नई भी इसके अंदर सम्मिलित है। यहाँ के अगर उद्योगों की बात की जाए तो परंपरागत रूप से यहाँ पे सूती वस्त्र, हथकरघा उद्योग, इसके अलावा रेल के डब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्के व भारी इंजीनियरिंग उपकरण, टायर, शक्कर, सीमेंट, चमड़ा, इस तरीके के कई उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप वर्तमान काल की बात करोगे तो बेंगलोर जो है वो भारत की सॉफ्टवेयर राजधानी माना जाता है। तो वर्तमान काल में जो यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है बेंगलोर का, वो आईटी कंपनी है, या फिर यूँ कह लो कि आईटी का क्षेत्र है। इस वजह से इसको आईटी औद्योगिक क्षेत्र भी आप कह सकते हो, बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश के बारे में। ये जो औद्योगिक प्रदेश है इसका भी शुरुआती विकास जो है वो 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात के आसपास भी इजीली कपास मिल जाती है और इसी वजह से गुजरात के औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत हुई थी। अब अगर इस प्रदेश के केंद्र की बात की जाए तो वो अहमदाबाद से वडोदरा के मध्य में है, लेकिन जो भरूच है, कोयली है, आणंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वलसाड़, सूरत और राजकोट जैसे क्षेत्र जो हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब भी ये भी अच्छा खासा बड़ा क्षेत्र है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो तेल भंडारों की खोज के साथ ही यहाँ पे कई सारी रिफाइनरीज की स्थापना की गई थी। जो आपको पता है ऑयल रिफाइनरी होती है, परिशोधनशालाएं, उसकी वजह से उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अगर आप कोयली और जामनगर क्षेत्र की बात करोगे तो यहाँ पे लगी हुई परिशोधनशालाएं जो है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हैं, उसकी वजह से यहाँ पे पेट्रो रसायन, प्लास्टिक और रंग रोगन आदि जैसे उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और जो कांडला बंदरगाह है जो आपको पता है गुजरात के अंदर मौजूद है, उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहाँ पे जाने में सुगमता हो जाती है। तो इस तरीके से गुजरात औद्योगिक प्रदेश तेल की वजह से आगे बढ़ा है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के बारे में, जिसका विकास मुख्य रूप से कोयले और लौह अयस्क के भंडार के रूप में हुआ था। ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग, ओडिशा का उत्तरी भाग और झारखंड राज्य पूरा आता है। इसके अंदर आपको रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल, डलमिया नगर, इस तरीके के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ जो दामोदर घाटी है वहाँ से अच्छी मात्रा के अंदर कोयला मिलता है। झारखंड तथा ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र से आपको लौह अयस्क मिलता है और बाकी धात्विक अधात्विक खनिज मिलते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे लौह इस्पात और भारी उद्योगों की कोई कमी नहीं रही है। जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, बोकारो, राउरकेला, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़े बड़े लौह इस्पात के संयंत्र स्थापित किए गए हैं, और इसी वजह से जो भारी माल है वो यहाँ से बन के जाता है। तो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के बारे में। ये जो औद्योगिक प्रदेश है इसका विकास जो है मुख्य रूप से खनिज भंडारों की वजह से हुआ है। जैसे कि जो गोदावरी बेसिन यहाँ पाया जाता है
उसके अंदर कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी देखने को मिलता है, जहाँ पे कृषि क्षेत्र अच्छा खासा फैला हुआ है। तो कृषि की वजह से अच्छी खासी आमदनी होती है, अच्छे खासे उद्योग चलते हैं, क्योंकि कच्चा माल जाता है, आपको पता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम जैसी जगहों पर जो बंदरगाह बने हुए हैं, वहाँ से आप अच्छा खासा जल परिवहन कर सकते हो और आसपास के इलाके से आपको सस्ता श्रम मिल जाता है। तो बाजार, श्रम, कच्चा माल सब कुछ यहाँ मौजूद है। इसी वजह से जो एरिया है वो विकास कर पाया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पाया जाने वाला कच्चा तेल। ये जो आपको डेल्टा दिख रहा है कृष्णा गोदावरी बेसिन का, इसके अंदर आपको कुछ जगहों पे तेल भी देखने को मिलता है और उस तेल के परिशोधन से यहाँ पे पेट्रो रसायन उद्योग की बहुत ज्यादा उन्नति हुई है। तो इसे आपको याद रखना है। अगर इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र के केंद्रों की बात की जाए तो विशाखापट्टनम, विजयनगर, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल, एल्लूरू ये इसके प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ पे काम चलता है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश के बारे में। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है बाजार, इसके अलावा श्रम और भाखड़ा नागल से प्राप्त जल विद्युत, यानी कि जो आपका श्रम है यहाँ पे सस्ता मिल जाता है दिल्ली के एरिया में, आपको मालूम है। इसके अलावा बाजार बहुत बड़ा है और जो भाखड़ा नागल से प्राप्त जल विद्युत है, जल ऊर्जा जो है, वो मशीनीकरण के अंदर बहुत ज्यादा काम आती है और इससे उत्पादन जो है बहुत तेजी से हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इस औद्योगिक प्रदेश के आसपास ना तो आपको खनिज मिलेंगे, ना आपको ऊर्जा संसाधन मिलेंगे, यानी कि कोयला नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली विनिर्माण उद्योग देखने को मिलेंगे। विनिर्माण उद्योग क्या होता है कि कोई चीज आई है उसका विनिर्माण करना, फिर से निर्माण करना। उदाहरण के तौर पे जो आगरा मथुरा क्षेत्र है वहां पे आपको चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा। चमड़ा उद्योग, जो चमड़ा जो है आपको राजस्थान से प्राप्त होगा, हरियाणा से मिलेगा, उत्तर प्रदेश से मिलेगा। उस चमड़े से क्या बनेगा? जूता बनेगा, क्योंकि जूते का बहुत ज्यादा व्यापार वहां होता है। जूता बनता है और फिर अलग अलग जगहों पे जाता है। तो ये एक तरीके से विनिर्माण उद्योग हो जाता है कि आप दोबारा निर्माण कर रहे हो चमड़े से। इसके अलावा आपको शक्कर, सीमेंट, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कृषि उपकरण, वनस्पति घी, ट्रैक्टर, साइकिल, शीशा, इस तरीके के उद्योग जो हैं वो आपको इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे विनिर्माण उद्योग हैं, इनको आपको याद रखना है कि यहाँ पे विनिर्माण चल रहा है। तो इस तरीके से ये औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाया है, यानी कि बाजार, श्रम और जल विद्युत के चलते। इसके बाद आखिर में हम कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं, जो कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, एर्नाकुलम, कोच्चि, अलपुझा, पुनालूर जैसे क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है, यानी कि नीचे केरला के अंदर फैला हुआ है। देखो, इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में 2-3 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो बागानी कृषि यहाँ होती है। बागानी कृषि के अंदर फल भी उगते हैं, फूल भी उगते हैं, सब्जियां भी उगती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। छोटा सा केरला है लेकिन उसके अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस बात को समझ लो। इस वजह से यहाँ पे बाजार देखने को मिलता है, श्रम देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये तट पे बसा हुआ है। तट पे बसा है तो यहाँ पे आपको बंदरगाह यानी कि जल परिवहन मिल जाएगा और उसी वजह से इस पूरे बाजार का विकास हो पाया है। एक और फैक्टर ये है कि जो कोच्चि है वहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी मौजूद है। इस वजह से यहाँ पे पेट्रो रसायन जैसे उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। एक बात याद रखो कि ये कोयला क्षेत्र से दूर है, इस वजह से यहाँ पे जो ऊर्जा आपूर्ति है वो जल विद्युत के कारण होती है। जल विद्युत संयंत्र यहाँ पे लगे हुए हैं, उससे बनती है ऊर्जा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे लो अयस्क भी नहीं पाया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे आपको भारी उद्योग देखने को नहीं मिलेंगे। जो भारी इंजीनियरिंग उद्योग होते हैं, जो आपको जलयान बना के देते हैं या फिर जहाज बना के देते हैं, ऐसे उद्योग आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल उद्योग देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हो जाते हैं आपके 8 औद्योगिक प्रदेश जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, भारत का जो उत्पादन होता है उसके लिए। तो ये सारे आपको याद रखने। इसके बाद हम बात करेंगे लघु औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। अब जब आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो मुझे उम्मीद है कि आपको औद्योगिक प्रदेश समझ में आ गए होंगे, उद्योगों के बढ़ने के कारण समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।